दुनिया भर के मजदूरों, एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है सिवाय अपने जंजीरों के। ये सब थे कार्ल मार्क्स के। उनके इन्हीं उद्घोषणा ने सोवियत रूस, पूर्वी यूरोप, चीन आदि देशों में एक नवीन व्यवस्था को जन्म दिया और आज विश्व के एक बड़े भाग में मार्क्स के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ तक कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मार्क्स एवं उसके विचारों को फॉलो करते थे। मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी या वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्क्स से पूर्व जितने भी समाजवादी चिंतन थे वे सभी स्वप्नलोकीय समाजवाद के रूप में थे। यानी मैकियावेली हो, रूसो हो या फिर मोंटेस्क्यू, इन सभी विचारकों ने समाजवाद की सिर्फ काल्पनिक रूप में ही व्याख्या की थी। इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। लेकिन मार्क्स ही ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने समाजवाद को इस स्वप्नलोक से आगे बढ़ाकर एक व्यवहारिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। और इसी कारण वर्तमान समय में भी न केवल राजनीतिक चिंतन बल्कि समस्त चिंतन में उनका प्रभाव देखा जा सकता है। कार्ल मार्क्स के जन्म की बात करें तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रिप्ज नामक स्थान में एक यहूदी मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। लेकिन जब मार्क्स 6 वर्ष का था तभी उसके परिवार ने यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म अपना लिया। इस घटना ने बालक कार्ल मार्क्स के मानस पटल को इतना अत्यधिक प्रभावित कर दिया कि वह अपने संपूर्ण जीवन में धर्म का कटु आलोचक बना रहा और इसी कारण उसने धर्म को अफीम कहा। कार्ल मार्क्स की प्रारंभिक शिक्षा उसके भावी ससुर तथा उदारवादी विचारक वेस्टफेलन के मार्गदर्शन में उसके घर पर ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए मार्क्स को 1835 में बोन विश्वविद्यालय भेजा गया, जहां वह कानून की शिक्षा प्राप्त करने लगा। किंतु अगले ही वर्ष कानून के शुष्क विषय को छोड़कर वह दर्शन शास्त्र और इतिहास का अध्ययन करने लगा। इसके बाद उसने बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय में इन्हीं विषयों के अध्ययन पर ही अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित कर दिया। इसी दौरान मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक दर्शन, जिसे अंग्रेजी में डायलेक्टिकल फिलोसफी कहते हैं, का अध्ययन किया। इससे वह काफी प्रभावित हुआ। फिर 1848 में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय से डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद पर निबंध लिखकर अपना पीएचडी कंप्लीट किया। पीएचडी करने के पश्चात मार्क्स की इच्छा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने की थी, किंतु विश्वविद्यालय में उसके प्रति सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों फ्यूरबेक और बुनो ब्यूर को उनके शासन विरोधी नीतियों के कारण अध्यापन कार्य से निष्कासित कर दिया गया और मार्क्स के प्रोफेसर बनने की इच्छा अधूरी रह गई। इसके बाद उसने अक्टूबर 1842 में अपनी आजीविका चलाने के लिए रिंचे जितुंग नामक समाचार पत्र में संपादक के तौर पर कार्य किया और शीघ्र ही उसने एक प्रभावशाली राजनीतिक पत्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। परंतु अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण, खास करके धर्म की आलोचना के कारण, इस समाचार पत्र पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, जिससे मार्क्स बेकार होकर घूमने लगा। अपने इसी बेकारी के दौर में उसने फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी तथा अमेरिका के इतिहासकार मैकियावेली, रूसो, सेंट साइमन, मोंटेस्क्यू तथा चार्ल्स फूरियर जैसे काल्पनिक समाजवादियों की रचनाओं का गहन अध्ययन किया और समाजवादी साहित्य के प्रति अपनी आस्था में वृद्धि की। प्रारंभ से ही मार्क्स और उसके प्रारंभिक शिक्षक वेस्टफेलन की पुत्री जेनी एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे और इसीलिए 1843 ईस्वी को 25 वर्ष की आयु में मार्क्स ने जेनी के साथ विवाह कर लिया और दोनों पेरिस चले गए। पेरिस में मार्क्स फ्रैंको जर्मन ईयरबुक का संपादक बन गया, किंतु अपने शासन और तत्कालीन व्यवस्था विरोधी विचारों के कारण पत्र को प्रकाशन के थोड़े समय बाद ही बंद करना पड़ा। पेरिस में उसका संपर्क प्रोधा तथा बाकुनिन जैसे अराजकतावादियों से हुआ। उनके विचारों ने मार्क्स को अत्यधिक प्रभावित किया। फिर 1845 ईस्वी में फ्रांस की सरकार के आदेश पर उसे देश छोड़कर जाना पड़ा और वह सीधे इंग्लैंड चला गया, जहां वह आजीवन रहा। इंग्लैंड में उसकी भेंट प्रसिद्ध उद्योगपति फ्रेडरिक एंजल्स से हुई। मार्क्स ने एंजल्स के साथ ही मिलकर अपना समाजवादी चिंतन खड़ा किया और फरवरी 1848 में साम्यवादी लीग की स्थापना की। यहीं पर उन्होंने अपने साम्यवादी विचारों पर वक्तव्य प्रकाशित किए, जो विश्व में साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यहीं से वैज्ञानिक समाजवाद का युग प्रारंभ हुआ। चूंकि एंजल्स एक उद्योगपति था, इसलिए उसे आर्थिक सहायता प्राप्त करके मार्क्स ने निर्बाध रूप से अपने क्रांतिकारी विचारों को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करने का कार्य जारी रखा। मार्क्स ने न केवल साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया, परंतु साथ ही साथ उसने श्रमिक वर्ग को संगठित करने का भी कार्य किया। पहले उसने 1845 में इंग्लैंड में जर्मनी के रहने वाले श्रमिकों के लिए वर्कर्स एजुकेशन यूनियन की स्थापना की और फिर बुर्जियस आकर श्रमिकों के लिए एक समुदाय प्रारंभ किया, जिसका वह स्वयं भी मेंबर बना। 1847 में उसने इंग्लैंड में उग्र श्रमिकों की प्रथम कांग्रेस की स्थापना की और उसका नाम कम्युनिस्ट लीग रखा। ऐसे तो मार्क्स ने कई पुस्तकों की रचना की थी, लेकिन उसमें उसकी दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना थी 1848 की द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और फिर 1877 की दास कैपिटल।
मार्क्स जीवन पर्यंत लंदन में रहते हुए अपने अंतिम समय तक किसी न किसी रूप में पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म का अंत करने के प्रयत्नों में लगा रहा और फिर 1883 ईस्वी में इसी तूफानी क्रांतिकारी समाजवादी का देहावसान हो गया।